वो एक्चुअली मुझे याद नहीं रहता वो। अच्छा है। नरेश जी, मेरे कुछ सवाल थे, शुरू में ही अगर पूछ लूं तो अलाउ हाँ करें हाँ, आप? मतलब आप या तो पहले देख लें उसके बाद पूछें, या फिर मतलब वैसे ही आप अच्छा, पूछें। देख लेते हैं क्योंकि पहले आपने से। एक्चुअली शुरू में थोड़ा छूट नहीं, मिस हो गया था ना आपका। हाँ, एक शुरू में मिस हुआ था, वो स्लीप वाला जो था। बाकी तो मैं करता रहा था, फिर बाकी वीडियो देखता रहा था, वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था इनफैक्ट। अच्छा। हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो फिर उसको देख नहीं पाए। हाँ। बट कोई नहीं, वो सवाल तो बड़े फंडामेंटल से हैं, जो थोड़ा सा नहीं नहीं, मैं मैं वो जानना चाहूँ। सवाल तो सारे आज जो है वो लूंगा ही, हाँ। मतलब नहीं करिए। बिल्कुल, पहले पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर पहले सवाल हम पूछिए। लोग जी ये जो शांति प्रार्थना है वो कर लें, ठीक है जी ना। जी। ओम सहनाववतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह हरिवीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम ॐ शांति शान्ति शांति शांति। शान्तिः शान्तिः। वेदांत का मतलब क्या है, मतलब नरेश, ये अभी जो हम लोग प्रार्थना किए उसका क्या समरी था, हम पढ़ नहीं पाए। बस इसको पढ़ लो। प्रोटेक्ट अस बोथ। एक्चुअली ये जो मतलब काफी पुरानी संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, तो इसका जो हम लोगों ने संस्कृत पढ़ा है और वो जो मतलब इसके जो शब्द हैं वो थोड़े से हाँ हाँ। डिफिकल्ट लगेंगे, ठीक है ना। जैसे नाव, यहाँ बोथ बोथ वर्ड का क्यों यूज हुआ है, बोथ? एक्चुअली जो टीचर है, हाँ वेदांत जो है, वेदांत का मतलब जो है उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है कि टीचर के सामने जो शिष्य बैठा हुआ है, तो हाँ। वो टीचर उसको सिखला रहे हैं। बेसिकली सारे हम्म उपनिषद में इसी तरह से है, ठीक है। हम्म तो उसमें क्या है कि शिष्य और ये दोनों मिल करके प्रार्थना करते हैं, मतलब जो टीचर जो है, हम्म। ठीक अच्छा अच्छा, है? इसलिए ओके वो दोनों के लिए है। ओके। ये वेदांत का मतलब मैं सीधा सीधा पढ़ता जाऊंगा, और बाद में क्वेश्चंस जो भी होंगे इसके ऊपर आप जो है अपना बनाते चले जाएं, या पहले से जो क्वेश्चंस नोट किए हैं वो भी आप रख लें, ठीक है ना। ठीक है। वेदांत का मतलब था वेद का अंत। इसको इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो क्या? मतलब ये तुम्हारा F5 दबाओगे शायद हो जाएगा फुल स्क्रीन, फंक्शन F5। फुल स्क्रीन नहीं है क्या? नहीं, हम लोग को तो वो मतलब वो एडिट मोड में दिख रहा है। मतलब इफ यू प्रेस F5 आई बिलीव वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, अच्छा, एक मिनट, एक प्रेजेंटेशन मिनट, एक मिनट, प्रेजेंटेशन मोड। मैं कर देता हूँ, एक अब हो गया। मिनट। नहीं नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ बॉस। एक मिनट, ये आप सारी सारे हथियार हैं हमारे पास, लेकिन कभी कभी हाँ, यूज नहीं होते। दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एक मिनट या अब दिख रहा है फुल एक्चुअली स्क्रीन। इसकी इसकी सभी की ना पीडीएफ बना लीजिए, तो वो क्या है, वो फिर उसे बड़ा छोटा सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड में है इसीलिए ये सब एडिट मोड में एक्चुअली आता है ये। हाँ, वो मतलब बाय डिफॉल्ट एडिट मोड में लेता है, फिर बाद में इसको अगर आप चाहें तो दूसरे बहुत सारे यूज हैं, ठीक है। तो हाँ। वेदांत का मतलब है वेद का अंत। वेद के चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका संहिता। फिर है हम्म ब्राह्मणा। संहिता जो है वो मंत्र हैं, उसमें अलग अलग हम्म देवताओं के मंत्र हैं। और ब्राह्मणा में उन मंत्रों के द्वारा कैसे यज्ञ किया जाए उसकी कार्यविधि है, मतलब यज्ञ कैसे हम्म करना है, ठीक है। हम्म और तीसरा है अरण्यक। अरण्यक जो है वो संधि है, मतलब जहां पे कर्म भी है, कर्म कांड भी है, और साथ में ज्ञान भी है, मिला हुआ है वहां पे, हम्म ठीक है। और उपनिषद में पूरी तरह से ज्ञान हम्म ये है। तो ये वेदांत, वेद के चार अंग हैं। चार अंग में से जो लास्ट अंग है वो है वेदांत, वेद का अंत। दैट इज द लास्ट हम्म पार्ट ऑफ वेदांत। हम्म वेदांत का एक और मतलब होता है एंड ऑफ नॉलेज, क्योंकि हम्म यहाँ पे नॉलेज और नोअर हम्म दोनों का डिफरेंस खत्म हो जाता है। हम्म जो नॉलेज है वो हमेशा रिलेटिव होगा। हम्म आप किसी भी मतलब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉग्निशन है उसी से नॉलेज प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि ये जो नॉलेज है। लेकिन ये जो वेदांत का नॉलेज है वो डायरेक्ट परसेप्शन है। हम्म मतलब
you become something to know what exactly the reality is. So you become the reality your own, हम्म and you know yourself by yourself. तो आपको किसी और कॉग्निटिव जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी हम्म जरूरत आपको नहीं पड़ती. तो दैट इज द एंड ऑफ नॉलेज. वहां से आगे कोई नॉलेज नहीं है. हम्म और ये उपनिषद सारे नॉलेज जो है उपनिषद से आते हैं. तो इसलिए उपनिषद जो है वो मेन ग्रंथ है. बट ये हम लोग बोले कि उपनिषद इसका चौथा हिस्सा है, वेद वेद का. हाँ हाँ तो कैन देयर बी कोरिलेशन इन इन कोलोक्वियल टर्म्स कि वेदांत एंड उपनिषद आर द सेम थिंग, मतलब वेद का जो लास्ट पार्ट हुआ वो हाँ उपनिषद हाँ है? हाँ. उपनिषद के जो ज्ञान हैं हाँ. वो वेदांत है. लेकिन वेदांत मतलब वो एक्चुअली काफी डिफिकल्ट वे में लिखा हुआ है. उपनिषद अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत सारा क्रिप्टिक है. मतलब एक एक श्लोक की अगर आप सुनेंगे जो अच्छे वक्ता हैं तो फिर वो पूरा का पूरा मतलब एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक बोलते रहते हैं. इनफैक्ट छोटा सा 12 श्लोक का सिर्फ मांडुक्य उपनिषद है हम्म जिसको एक्सप्लेन करने में मतलब पूरा वॉल्यूम लगा है. मतलब जिसमें कि तो उसके लिए दूसरे दूसरे ग्रंथ हैं जो कि आपको मदद करते हैं. ओके. इसके अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स हैं उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र. हम्म और ये जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी इन हिंदू धर्म है. कभी भी अगर हम्म कहीं भी किसी को डाउट हो धर्म के हम्म, मामले में तो हाँ. वेदांत का कहा हुआ जो है वही माना जाएगा, हम्म चाहे वो कहीं भी लिखा हुआ है. सो हम्म नो स्क्रिप्चर कैन बी इंटरप्रेटेड इन ए वे दैट वायलेट्स वेदांतिक टीचिंग्स. हम्म उपनिषद जो हैं वो 11 हैं. हम्म अब क्या है वो सब आप लोग देख लीजिएगा. हम्म और मोस्ट प्रोफाउंड और हाईएस्ट प्लेस जो अकॉर्ड किया गया है इन सारे उपनिषद में भी वो है हम्म मांडुक्य उपनिषद. हम्म. अगर मांडुक्य उपनिषद आपको सही ढंग से समझ में आ जाए तो आपको ये जो वेदांत का तो ज्ञान ये है वो मांडुक उपनिषद एंड भागवत गीता में कुछ मतलब इफ यू हैव टू क्रिएट अ वेन डायग्राम, हाँ. so is it a total overlap or it is some area of overlap and something different, नहीं नहीं, separate? सम एरिया ऑफ ओवरलैप. भगवत गीता एक्चुअली इज कंप्लीट. मतलब वो बहुत सारे मतलब जो मतलब पूरा पाथ है वो. हम्म. भागवत गीता जो है वो एक्चुअली प्योर ज्ञान योग नहीं है. वो भक्ति योग भी है, कर्म योग भी हाँ है, हाँ. ज्ञान योग भी है और ध्यान हम्म. योग भी है. ये चारों तरह के जितने योग हैं वो सब उसमें आपको मिल जाएंगे. राइट. भगवान ने जो कहा है वो सब कुछ क्या है. लेकिन उसमें जो मेन जो एसेंस आता है वो उपनिषद से ही आता है. आप देखेंगे कि बहुत सारे मतलब उपनिषद. मंडुक्य उपनिषद इज अ सबसेट ऑफ भागवत गीता कह सकते हो, या मंडुक्य उपनिषद है समथिंग मोर देन भागवत गीता आल्सो? नहीं नहीं, उपनिषद जो हैं वो उनको गाय कहा गया है, ठीक है. और हम्म. भागवत गीता को दूध कहा गया है कि भगवान ने जो है उपनिषदों का जो ज्ञान है वो निचोड़ हम्म करके भागवत गीता में समझने लायक साधारण वे में कहा है. उपनिषद को हम्म आप समझेंगे तो मैं एक आध पहले भी कर चुका हूँ, आप कभी देखिएगा. काफ़ी डिफिकल्ट वे में लिखा हुआ है. तो हम्म इसलिए वो जो है वो ये है. अब आप देखिए ये डिफिकल्ट क्यों हो जाता है उपनिषद, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट टू लेवल्स ऑफ रियलिटी. हम्म रियलिटी और व्हाट एवर एग्जिस्ट, जो कुछ हम्म भी एग्जिस्टेंस है, हम्म इट एग्जिस्ट इन टू पैरेलल डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस. हम्म साइमल्टेनियसली दो पैरेलल डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है. हम्म एब्सोल्यूट डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रिलेटिव स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, हम्म या रिलेटिव डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस. हम्म एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जो है इसको हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, या हम्म हम तुरिया स्टेट ऑफ ब्रह्मन कहते हैं. हम्म या फोर्थ, तुरिया का मतलब होता है फोर्थ. हम्म दिस इज द सोल रियलिटी विच एलोन एग्जिस्ट. एग्जिस्टेंस का मतलब ही ये तुरिया है, ये निर्गुण हम्म ब्रह्म है. उसके अलावा कोई एग्जिस्टेंस एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं है. हम्म ठीक है. दिस इज बियॉन्ड एनी मेंटल कंसेप्ट. हम्म और ऐसा इसलिए है क्योंकि माइंड यहां से पैदा होता है. हम्म सो जो जहां से पैदा होता है वो उसके पहले के अपने स्टेट को डिस्क्राइब नहीं कर सकता. हम्म कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स. वर्ड्स जो है वो माइंड के बाद आएंगे तो वर्ड्स तो और भी काफी कमजोर हो गए. ठीक है. दिस हम्म इज ऑस्पिशियस एंड ब्लिसफुल स्टेट. दिस इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्रह्मन, हम्म अवेयर ऑफ इटसेल्फ बाय इटसेल्फ. इसको सिर्फ उससे उसी को जाना जा सकता है. ठीक है. हम्म मतलब आप सिर्फ इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं. हम्म सोर्स ऑफ ऑल फिनोमिनल एग्जिस्टेंस. ये जितने भी फिनोमिनल एग्जिस्टेंस है, जो हमारा ग्रॉस वर्ल्ड है, जो सटल हम्म वर्ल्ड है, और जो इसका कंट्रोलर है, मतलब जो गॉड स्टेट है,
ये तीनों स्टेट इसी जो एब्सोल्यूट स्टेट से एराइज होते हैं. दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल दीज थ्री. रिलेटिव स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन करें. रिलेटिव स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस अपीयर्स इन थ्री डिफरेंट सब स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस. ग्रॉस एग्जिस्टेंस जो कि हमारा एग्जिस्टेंस है. सटल एग्जिस्टेंस जहां पे जन्म लेने से पहले और मरने के बाद हमारा एग्जिस्टेंस रहता है, जो दुनिया है वो सटल एग्जिस्टेंस है. और द सोर्स, जैसे मैंने बताया, अब ये सोर्स जो है वो डायरेक्टली निर्गुण ब्रह्म नहीं है, क्योंकि जहां निर्गुण ब्रह्म होगा वहां कुछ नहीं होगा. ठीक है. तो जब निर्गुण ब्रह्म जो है वो गॉड का स्टेट लेता है, और फिर गॉड स्टेट से ये दो स्टेट निकलते हैं. ठीक है. तो सोर्स, एंड एंड कंट्रोलर ऑफ द टू स्टेट्स, ये गॉड स्टेट है. दिस इज गॉड स्टेट इज प्योर इनफाइनाइट कंससनेस, ऑल इनकम्पासिंग इन कंससनेस. ये प्योर कंससनेस है जो कि इनफाइनाइट है और सब कुछ को इनकम्पास करता है. ये ऑमनीपोटेंट है, ऑमनीसिएंट है एंड द कंट्रोलर है. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गॉड. गॉड को आप जितने भी रूप में पूजते हैं, चाहे शिव के रूप में पूजें, चाहे आप उसको क्राइस्ट के रूप में पूजें, या आप किसी भी रूप में पूजें. इसीलिए मतलब हिंदू धर्म में किसी भी आप देखेंगे वेद में तो किसी को भी वो ऊपर दिखलाया हुआ है, क्योंकि कभी शिव को सर ये दिखलाया गया है, कभी ये नरेश, हाँ. यहाँ पे एक जो मतलब मे बी इट कुड बी अ डाइग्रेशन एंड वी कैन साइड स्टेप दैट क्वेश्चन, बट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, जैसे तुमने कहा ना कि आप चाहे जिस रूप में भी पूजें, शिव के रूप में पूजे, क्राइस्ट के रूप में पूजे, यहाँ पे व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ पूजा? मतलब व्हाई गॉड इज रिक्वायर्ड टू बी वर्शिप्ड? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. Why God is required to be worshipped? God need not be required to be worshipped. You have to decide what relationship you want to have with God. You are free to have that relationship. You have got a choice. जैसे अगर जो वर्शिप की बात होती है, बेसिकली क्या है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम कि मैं स्लेव हूं या फिर मैं दास हूं और वो मास्टर है, बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर एंड ही इज द कंट्रोलर. ठीक है. तो हम दास से भावना से जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, तो यहाँ पे ये सारा पूजा पाठ और जो भी आप देखें जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं वो तो दास स्टेट में ही है सारे के सारे. यू कैन नॉट क्वेश्चन, यू कैन नॉट डू. लेकिन ये सिर्फ हिंदू धर्म यहीं तक नहीं रुका है. आप ईश्वर को अपने बच्चे की तरह ही मान सकते हैं. जैसे बाल गोपाल जो है वो बच्चे की तरह पूजे जाते हैं. माँ गॉडेस जो है वो माँ की तरह पूजी जाती है. ठीक है. साख्य भाव में आप कर सकते हैं, सखी की तरह, जैसे जो गोपियां राधा कृष्ण का जो हुआ, राधा कृष्ण का जो हुआ. और फिर आप जो है वो अपने इसकी तरह कर सकते हैं, गुरु की तरह कर सकते हैं आप. मतलब इनसे भी कर सकते हैं, क्या नाम है, पति की तरह, पत्नी की तरह. जैसे जो आपके जो है मीराबाई ने जो है उनको अपने पति के रूप में देखा. ठीक है. लवर्स के रूप में सारी गोपियों ने देखा. तो किसी भी रूप में आप रखें, लेकिन आपका डिवोशन कितना है, आपका प्रेम कितना है, दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए ईश्वर की कोई अपरिहार्यता नहीं है, उसको कोई डिजायर नहीं है, बिकॉज डिजायरलेस स्टेट है. तो उसको क्या डिजायर होगा कि हमारी कोई पूजा करे. ठीक है. रिलेटिव स्टेट ऑफ ये जो प्रेम की हम लोग बात करते हैं कि आपका प्रेम में कितना इंटेंसिटी है, वॉट एवर यू आर एज्यूमिंग द रिलेशन, eventually it comes down to कि आपके प्रेम का इंटेंसिटी, प्योरिटी कितना है, isn't it? करेक्ट. So are we talking about resonance somewhere here? कि एक फ्रीक्वेंसी उधर है, एक फ्रीक्वेंसी आपके अंदर है. And when you are able to come to the resonance. बिल्कुल एकदम सही. मतलब काफी बढ़िया. मतलब इस तरह का क्वेश्चन काफी कम ही लोग पूछते हैं. एक्चुअली क्या है कि ईश्वर जो है वो हमसे डिफरेंट नहीं है. ठीक है. और उसके बाद भी वो चूंकि हम और उसमें कोई अंतर नहीं है, तो वो हमसे बहुत प्रेम करता है. लेकिन उसने एक गेम खेल रखा है, उसने एक गेम बनाया है. ये मतलब एक इस तरह का गेम है, काफी खतरनाक गेम है. ऐसा गेम कोई भी वीडियो गेम नहीं हो सकता. ठीक है ना. और उस गेम का रूल ये है कि आप किस तरह से उसकी उपासना करते हैं. मतलब अगर आप भक्ति के रूप में आप चाहते हैं, तो आप बिना किसी दूसरी चीज की इच्छा के आप उससे प्रेम करें. तभी जाकर के वो जो है वो अपना
मतलब अपनी रियलिटी वो आपके सामने लाएगा, और नहीं तो आप जो है इसी माया में भटकते रह जाएंगे। मतलब ये गेम चलता रहेगा। ये हम्म, गेम तब खत्म होगा, भक्ति, चूंकि हम भक्ति की बात कर रहे हैं, जबकि आप बिल्कुल उनके सिवाय दूसरा कोई आपके पास मतलब कोई हम्म, डिजायर नहीं, कि मतलब जस्ट गॉड एलोन, हम्म, दैट इज हम्म, अवर स्टेट। ठीक है। तो ईश्वर की इच्छा है, और हम्म, इसीलिए जब वो लोगों को गाइड करने के लिए गुरु के रूप में आते हैं, वो अवतार के रूप में आते हैं, और हम्म, आपके मतलब अलग अलग रूप से जो हैं वो आते हैं, ताकि हम्म, मतलब लोगों को सही रास्ते पे लाया जा सके, लोगों को अपने रास्ते पे लाया जा सके या मिल सके। हम्म, तो वहां हम्म, से भी एक डिजायर है कि मतलब वो मिले हमारा, और हमारी हम्म, इच्छा जो है अगर दोनों जब सिंक्रोनाइज हो जाती है, जब मैच कर जाती है, हम्म। तो फिर वो मतलब गेम खत्म हो जाता है, देन यू बिकम अटेंड द तो वन। ये जो कृष्णा स्टेट है, जिसमें कि वी ट्रीट हिम एज कि he has the resonance, he is connected, or he himself is God, whichever way you look at it. हम्म But still he has a lot of gross existence, a lot of gross existence. मतलब जैसे वो पूरा पूरा उनका लीला है, इवन महाभारत की लड़ाई है। तो हम्म जब हम लोग बोलते हैं कि रिजोनेंस हो गया, या जब हम लोग एक दूसरे से मिल गए, देन दैट इज द एंड ऑफ दिस ग्रॉस वर्ल्ड। हम्म। तो व्हाट इज क्राइस्ट, व्हाट इज कृष्णा इन दैट केस? They have reached that Actually, that that resonance. also depends upon how you actually कंसीडर गॉड। यहाँ पे भी ये है कि आपकी मान्यता क्या है, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मुक्तिका उपनिषद पढ़ेंगे तो तरह तरह के उसमें मोक्ष बताए गए हैं। ठीक है। अगर आप इस मतलब कृष्ण के फॉर्म से पूरी तरह से जुड़े हुए, सपोज मतलब उसके बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि मतलब कोई जीवन है या फिर कोई एग्जिस्टेंस है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कृष्णा का फॉर्म ही चाहिए। Mm-hmm. यू हैव गॉट अटैच टू द फॉर्म। Mm-hmm. तो आफ्टर रिलीज फ्रॉम दिस डेथ एंड बर्थ साइकिल, यू विल गो टू कृष्णाज लोक, जहां पर कृष्ण वास्तव में उस मतलब फॉर्म में हैं, और आप Mm-hmm. वहां पे मतलब दैट इज कॉल्ड सामीप्य मुक्ति, उसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति या सालोक्य मुक्ति। मतलब आप Mm. अपने आराध्य के संपर्क में रहते हैं और उनके हाँ, मतलब आप लिए। आपका आपका वो जो कन्विक्शन इतना स्ट्रांग है उस फॉर्म के बारे में, आपका कन्विक्शन इतना हाँ स्ट्रांग है हाँ कि व्हेन यू लीव दिस बॉडी, हाँ that energy gets into that imaginary world where Krishna is residing in that form. हाँ। एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो Mm-hmm. ईश्वर जो है मतलब रियलिटी जो है, जो अगर आप चाहते हैं कि रिलेटिव स्टेट में ही रहे, मतलब मोक्ष तो मिल जाए हमें, लेकिन हम Mm-hmm. रिलेटिव स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते। Mm-hmm. इनफैक्ट दिस इज नॉट ए बहुत हाई लेवल का एक्चुअली रिलीज नहीं है ये, मतलब मोक्ष नहीं है। Mm-hmm. ठीक है। हाईएस्ट जो है वो मतलब ये माना गया है सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें कि आत्मबोध होता है, जिसमें आप जो है तुरिया स्टेट में चले जाते हैं। Mm-hmm. लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं चाहिए। आप देखिए जितने भी जो हाँ, ग्रॉस मतलब वो आपका अटैचमेंट विद फॉर्म इज सो स्ट्रांग बहुत कि स्ट्रांग है, आप मतलब आप मुक्ति के बाद भी उस फॉर्म में जाके हाँ मर्ज हो जाते हैं। एग्जैक्टली exactly। जैसे अगर आप जैसे जो ये आपके जो हैं इस्कॉन वाले हैं, या फिर जो इवन भक्ति मार्ग के जितने भी जो स्ट्रांग भक्ति हम्म, मार्ग के हैं, तो वो एक्चुअली जान कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन हमें नहीं जाना वहां पर। हम्म, 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 ठीक है। तो वो मतलब दैट इज योर एक्चुअली चॉइस। हम्म। बट एक रेडियस। चीज है कि यहाँ पे अगर वो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी पढ़े, में जो एक जिक्र है कि जब श्री युक्तेश्वर गिरी अपना शरीर त्यागते हैं, उसके काफी समय बाद परमहंस जी से उनकी मुलाकात होती है, हाँ और वहां पे ही हैज डिस्क्राइब्ड अ subtle world हम्म। which has a lot of rules very similar to gross world, but much at a higher level. हाँ मतलब एक्चुअली the क्या है कि pain and suffering are much less, but the way it has been explained by Sri Keshagiri to Paramhans, हम्म, that is another life with its own rules and logics. एक्चुअली उपनिषद भी यही कहता है। उपनिषद जो कहता है, उपनिषद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि जो ग्रॉस सटल वर्ल्ड है, Hmm. वो ग्रॉस वर्ल्ड की तरह ही है। उसमें मतलब वो सारे के सारे जो भी आप यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं, Hmm. आप जितने आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख से आप देखते हैं, लेकिन वहाँ आँख की जरूरत नहीं है, आप देखते हैं। ठीक है। Hmm. Hmm. वहाँ Hmm. पे भी साउंड है, लेकिन आप मुंह से नहीं बोलते हैं या कान से नहीं सुनते हैं। इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे ग्रॉस नहीं है, जो भी है वो सबका सब सटल है। ठीक है। Hmm. आप Hmm. वहाँ भी छू सकते हैं, वहाँ भी आप जो है वो स्वाद को इंजॉय कर सकते हैं।
लेकिन इन चीज़ों के लिए ना तो ग्रॉस खाने की ज़रूरत है, ना ग्रॉस आपको मुंह की ज़रूरत है, ना जीभ की ज़रूरत है। मतलब वहाँ पे भी एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी तरह से जैसे कि हमारे यहाँ है, लेकिन वो ग्रॉस रूप में नहीं है, सटल रूप में है। ओके। ठीक है। या रिलेटिव स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस अराइजेज ड्यू टू अराइजिंग ऑफ डिजायर इन गॉड स्टेट। गॉड स्टेट जो है वो इसलिए ही बनता है क्योंकि उसके अंदर एक डिजायर है, दैट इज डिजायरलेस डिजायर। क्योंकि गॉड है ऑमनीपोटेंट, तो उसके अंदर डिजायर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक थॉट एराइज होता है, एंड दैट थॉट कैन बी कंसिडर्ड एज ए डिजायर और डिफेक्ट। और वो है टू बिकम मेनी फ्रॉम वन, कि आई शुड एक्सपीरियंस द मल्टीट्यूड। ठीक है। अब वो सिंगुलरिटी में है और उसको मल्टीट्यूड एक्सपीरियंस करना है, तो फिर ये फेनोमेना शुरू होता है वहां से। ठीक है। द दिस डिजायर गिव्स राइज टू माया। माया का मतलब होता है नेचर, और नेचर ऑफ गॉड यहाँ और होना चाहिए, इट इज नॉट ऑफ। ठीक है। विच कैन क्रिएट, मेंटेन एंड डिसॉल्व, बिकॉज ऑमनीपोटेंट है, तो एक पावर जो है उसके अंदर है, एंड दैट पावर इज कॉल्ड माया। वो क्या करती है, वो क्रिएट कर सकती है, मेंटेन कर सकती है एंड डिसॉल्व कर सकती है। ये जो ड्रीम फिनोमेना टाइप का बनाती है वो क्रॉस एंड सडन नेचर के। माया और नेचर वर्क्स विथ इट्स स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ नेचर विच इंक्लूड्स द लॉज ऑफ कर्मा। अब जितने भी हम लोग जानते हैं नेचर के लॉज, उसके अलावे लॉज ऑफ कर्मा है, जो कि माया का एक्चुअली वन ऑफ द लॉज है। एनीवन कमिंग विद इन द वर्ल्ड एक्ट्स विद इन द लॉ ऑफ नेचर। कोई भी जो यहाँ आता है ग्रॉस वर्ल्ड में या सटल वर्ल्ड में, दे हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ नेचर। जो सेल्फ रियलाइज वंस हैं उनको ये लॉज ऑफ नेचर फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे उनकी लाइफ को, तो बहुत रेयरली आप देखेंगे कि वो लॉज ऑफ कर्मा को वायलेट करते हैं, बिकॉज दे, मतलब इवन लॉर्ड कृष्णा हैज रेस्पेक्टेड द लॉज ऑफ कर्मा। भगवान राम ने तो कभी इनको वायलेट नहीं किया। ओके, राइट, या ठीक है। हाउ सिंगुलैरिटी manifests itself into multitude can be understood by understanding dream analysis critically and logically। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो हम लोगों ने किया था, वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ड्रीम से आप कैसे, एक जैसे ये साइंटिफिकली काफी अजीब सा लगता है कि वन मैनिफेस्ट इनटू मेनी, बिल्कुल डिफरेंट। मैं और प्रवीण अलग अलग हैं, गौर साहब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली सेम कॉन्शसनेस का ये पावर है, बड़ी अजीब सी पावर है, जो कि इतने डिफरेंट वेरिएड वो में वो मैनिफेस्ट कर सकता है। और वो आप ड्रीम एनालिसिस करके अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल होता है। इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाई क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग क्वांटम फिजिक्स। अगर क्वांटम फिजिक्स फेनोमेनन को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि सेम जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो वो किस तरह से अलग अलग चीजों में मैनिफेस्ट करते हैं। डिफरेंसिव वाइब्रेशन का मोड डिफरेंट हो जाता है, और एक ही चीज जो है वो, मतलब टाइम स्पेस और जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कुछ वहां पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है। 3 डिफरेंट स्टेट्स आर देयर, वेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट एंड ड्रीमलेस स्टेट, ड्रीमलेस डीप स्टेट। तो हम लोग जो हैं ये डेली एक्सपीरियंस करते हैं, और ये सब जो है बेसिकली कॉन्शसनेस का ही ये सब चक्कर है। द ऑब्जर्व्ड फेनोमेनन इज डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। अब आप देखिए ये क्वांटम फिजिक्स से कितना एग्जैक्ट मैच करता है, कि जो ऑब्जर्व्ड फेनोमेना इसलिए है क्योंकि वहां पे ऑब्जर्वर जो है उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है। अगर ऑब्जर्वर का डिजाइन उससे सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो फिर वो जो ऑब्जर्व जो थिंग जो है वो वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो हमको दिख रही है या एक्सपीरियंस हो रही है। मतलब अगर कोई चीज लाल दिख रही है तो इसलिए नहीं दिख रही कि वो लाल है, क्योंकि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को डिकोड करने के लिए मेरा दिमाग बना हुआ है वैसा कि इसको लाल में डिकोड करना है, और वहां से उसी तरह का वेवलेंथ भी चल रहा है। अगर दोनों में से अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो आपको लाल कलर नहीं दिखेगा, आपको कुछ और दिखेगा या पता नहीं कुछ दिखेगा ही नहीं। उसी तरह साउंड का है, उसी तरह से टच का है, उसी तरह से टेस्ट का है। इन सब का जितने भी तरह से हम एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड को, उनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बट यहाँ पे नरेश थोड़ा सा जस्ट एक ख्याल में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं तो ऑब्जर्व्ड फिनोमेना इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये एक दिस वन वे ऑफ लुकिंग एट। अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि दिस माया इज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट नेचुरल रूल्स, लॉज ऑफ नेचर।
तो जो लॉ ऑफ नेचर है उसको, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, वो चाहे तो वायलेट कर सकते हैं लेकिन यूजुअली नहीं करते हैं. नहीं सो फॉर करते, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लॉ ऑफ नेचर इज अ फिक्स्ड थिंग, अनवायलेबल, हाँ है ना. सो हाँ. अगर लॉ ऑफ नेचर फिक्स्ड है तो फिर वो ऑब्जर्वर पे कोई इतना इंडिपेंडेंस कैसे है कि वो अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन बना लेगा. नहीं नहीं, ऑब्जर्वर को इंडिपेंडेंस कहाँ है? वो तो सभी का, जैसे हमारा तुम्हारा गौर साहब है, तीनों है यहाँ पे, सबका माइंड एक ही तरह से डिजाइन किया हुआ है. अगर लाल को लाल ही देखते हैं हम लोग, हमको मीठा अच्छा लगता है, चीनी मीठा लगता है, तो तुमको भी चीनी मीठा ही लगता है. कहाँ क्या है कि चीनी जो है तुमको कड़वा लग रहा है. लेकिन अगर डिजाइन तुम्हारे टेस्ट बर्ड का ऐसा होता कि चीनी तुम्हें हम्म. कड़वी लगती तो कड़वी लगती. अच्छा, सो दिस यहाँ पे ऑब्जर्वर इज ए प्लूरल, यू कैन से, मतलब कि हाँ, सारे ऑब्जर्वर सारे जो. मतलब, अब एनी बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज ऑब्जर्वर और हाँ, बट एक्सपीरियंस. ऑल द ऑब्जर्वर्स आर बाउंड बाय द सेम लॉ ऑफ नेचर. सेम लॉज ऑफ नेचर, हाँ ठीक है, लेकिन इसमें भी अलग अलग वेरिएशन है. हाँ. मैं बताऊं आप, जैसे कि हमें जो है, जो चीज मीठी लगती है वो हम्म. मतलब काफी अच्छी लगती है, वो शेर को नहीं अच्छी लगती. अब आप हम्म. रसगुल्ला जो है वो शेर के पास रख दे तो थोड़ी उसको अच्छा लगेगा. So what we are basically, we are giving the importance, or we giving the full credit to laws of nature. So why this sentence, the observer phenomena is dependent on presence of observer? ये तो नहीं नहीं, उसका तुम्हारा सक्सेस हो एग्जिस्टेंस ही गया, नहीं. लॉ ऑफ नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, नेचर का उसका सक्सेस ये हो है, गया ये देखो, सेंटेंस ना. ऑब्जर्वर के बिना जो ऑब्जर्व है उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या वैसा एग्जिस्टेंस नहीं है जो होना चाहिए. हम्म. अब जैसे मैं बताऊं तुम्हें कि जैसे हम किसी चीज को, जैसे ये दीवार है हमारे सामने, जो दीवार दिख रही है, वो दीवार इसलिए नहीं दिख रही कि वहां पे दीवार है. हम्म. वहां पे जस्ट वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं. अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी में जाएंगे तो कुछ नहीं है वहां पे, इज हम्म. नथिंग लाइक सॉलिड. हम्म. लेकिन चूंकि मेरा दिमाग ऐसा डिजाइन हुआ है, जो ऑब्जर्वर है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वहां पे जो वाइब्रेशन है उसको हम्म. वो एक्सपीरियंस करे वॉल की तरह, सॉलिड की तरह. So ओके. without the मतलब existence of this vibration of the experiencer, जो experienced object है उसका existence है ही नहीं. This is what I am saying. ओके. Bhagavad Gita explains in detail how the laws of karma can be overcome even though doing our required actions within the world. ज्यादातर भगवान ने जो जोर दिया है भागवत गीता में, इसी चीज के ऊपर दिया है. Our sole aim of getting birth as a human being is realizing our own true nature. ये काफी आश्चर्य की बात है कि हमें ये नहीं पता कि हम हैं कौन, हमारा रियल नेचर क्या है. इनफैक्ट यही इस गेम का एक्चुअली एसेंस है. जिस समय हमें पता चल जाता है कि हमारा ट्रू नेचर क्या है, ये गेम खत्म हो जाता है, ये ड्रीम जो है वो खत्म हो जाता है. Unless we accomplish that, we keep going in loop of taking infinite births and meeting our deaths again and again. ये एक्चुअली कठोपनिषद में यम कहता है सेम चीज. योगा इज द वे टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड शुड बी लर्नड अंडर ए सेल्फ रियलाइज्ड गुरु. इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ भक्ति योगा, कर्म योगा, ध्यान योगा एंड ज्ञान योगा. भगवान कृष्णा डिस्क्राइब्स ऑल दीज योगाज इन भागवत गीता एंड हैज बीन आल्सो एक्सप्लेन्ड इन वेरियस उपनिषद्स. अब अलग अलग आप उसको आप जोड़ेंगे तो भागवत गीता टाइप की चीज आप बना सकते हैं. लेकिन भगवान ने चूंकि पहले से ही बनाया हुआ है तो हमें अलग अलग उपनिषद को पूरे डिटेल में नहीं पढ़े तो चल जाएगा. वाई इज ध्यान नीडेड? बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन करने से होता क्या है. एक्चुअली मेडिटेशन का काम है माइंड को कामनेस की अवस्था में लाना. ध्यान और मेडिटेशन लीड्स अस टू ब्रिंग आवर माइंड इनटू कामेस्ट स्टेट ऑफ माइंड. माइंड के बहुत सारी अवस्थाएं हैं. जब आप मोस्ट एजिटेटेड अगर अवस्था में होती है तो आपको नींद आना बंद हो जाती है, आप दूसरे से लड़ने लगते हैं, आप आत्महत्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या करेंगे आप, मतलब सारे डिस्टर्बेंसेज आप करते हैं. माइंड जैसे जैसे कूल होता जाता है, जैसे जैसे आपके थॉट्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो कम होते चले जाते हैं. और एक ऐसा स्टेट भी है जहां पर माइंड में कोई भी थॉट नहीं रहते, कोई डिजायर नहीं होता, कोई एंजाइटी नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस होता ही नहीं वहां. एंड दैट इज द रियल स्टेट ऑफ माइंड. वो माइंड का रियल स्टेट है जो अनडिस्टर्ब स्टेट है. ठीक है. और वो जो अनडिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड है, अगर जहां पर कि ये सारे थॉट्स मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, वो एक्चुअली माइंड जो है वो सेल्फ का एक्चुअली रिफ्लेक्शन है. तो फिर माइंड खत्म हो जाता है और वहां पे सेल्फ साइन करता है. मतलब यही आत्मज्ञान है. यहाँ पे आत्मज्ञान आपको मिल जाता है. ठीक है. वी ऑल हैव टू
attain that state which is deathless, birthless, blissful, non-dual, and free from bondage of laws of karma by following the path of yoga. This ends whatever मतलब जो हम लोगों ने अभी तक कवर किया है वेदांत में. अब इसके ऊपर जो गौर साहब आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, तो वो मेरा एक तो सबसे पहले सवाल यही था, क्योंकि मैं पूरी तरह से सारी चीजों से जुड़ा नहीं रह पाया. शुरू में ऑलरेडी ये चल रहा था, मैं मिडवे ज्वाइन किया था इसे. हाँ सर. तो एक्चुअली अब अगर मुझे समय लगा के इसको सीखना है, तो स्टेप्स क्या होंगे जिससे मैं उनको एक एक करके जो वीडियोस आपके हैं वो तो सब अवेलेबल हैं ही, बट हाँ. मुझे शुरू से क्या करना चाहिए जिससे मैं हाँ, रोज बिल्कुल. इसको कर सकूं और एक स्टेज तक देखिए, एक उसको तो समझ सकूं. मतलब जो वीडियोस हैं और जो उसमें साथ में स्लाइड्स बनी हुई हैं, जी. मैं तो पहले कहूँगा पहले आप स्लाइड्स पढ़ लिए, ठीक है ना, क्योंकि वीडियोस करने में ज़्यादा टाइम लगता है और एक्सप्लेनेशन करने वाला जो है वो कैसे बोल रहा है, कैसे आपको समझ में आ रहा है. स्लाइड्स में वो सारी चीज़ें कंसाइज वे में लिखी हुई हैं, ठीक है. उसके बाद अगर जितना भी समझ में आए उससे कोई लेना देना नहीं, जितना आपको समझ में आता है वो सफिशिएंट है. उसके बाद आप वीडियो देखना चाहें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वीडियो में बेहतर एक्सप्लेन किया हुआ है. लेकिन उसके बाद जो मेन स्टडी आपको करना है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी यात्रा वेदांत की, ठीक है. उसके बाद मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप जो हैं वो उपनिषद पढ़ना शुरू करें. भागवत गीता से पहले मैं उपनिषद पढ़ने की सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भागवत गीता आपको ढंग से समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप उपनिषद का ज्ञान नहीं रखेंगे, ठीक है. भागवत गीता काफ़ी आसान लगती है बहुत लोगों को, लेकिन उसका जो गूढ़ मीनिंग है वो आपको एक एक श्लोक उसके इतने डिफिकल्ट हैं, उसको समझना काफ़ी मुश्किल है. जब तक आपको उपनिषद का ज्ञान नहीं होगा आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो इसलिए शुरू करें आप, ठीक है. ठीक. और सबसे पहले आप सिंपल टाइप के जो उपनिषद हैं वो पढ़ना शुरू करें. आई विल नॉट नेम सो मेनी उपनिषद, आप 3-4 उपनिषद पढ़ लें काफ़ी है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, कठोपनिषद, ये आप पहला उपनिषद पढ़ें, ठीक है. दूसरा है श्वेताश्वतर उपनिषद, ठीक है. और तीसरा है मांडुक्य उपनिषद. मांडुक्य उपनिषद एक्चुअली मैंने सबसे पहले लिया है अपने लेक्चर्स में, क्योंकि लेकिन वो सबसे डिफिकल्ट भी है. उसमें अगर आपने एक वर्ड भी मिस कर दिया तो उसके मायने जो है वो बदल जाते हैं, ठीक है. इसलिए वो काफ़ी कंसाइज मिलेगा. 12 ही श्लोक हैं और 12 श्लोक में से सिर्फ 6 श्लोक हैं जो कि वो गूढ़ हैं. 6 श्लोक में जो है वो सिर्फ रिलेटिव मतलब कुछ कहा जा रहा है, ठीक है ना. तो 6 श्लोक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा वेदांत समझ में आ गया. तो इन्हीं को अलग अलग उपनिषद में अलग अलग तरीके से कहा गया है. तो आप इस तरह से करें, और जब आप ये 2-4 उपनिषद पढ़ लें तो आप भागवत गीता पढ़ना शुरू करें. और भागवत गीता में तरह तरह के एक्चुअली ट्रिटाइज हैं. आप उसमें भटकने अगर लगेंगे तो वो उसके मीनिंग भी लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से निकाला है, जिसको जो इंक्लिनेशन था उसके हिसाब से उसका ट्रांसलेट किया है. तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप जो हैं वो अद्वैत आश्रम के द्वारा जो है वो इनकी भागवत गीता के ऊपर एक ट्रिटाइज है. आप चाहेंगे तो मैं उसका ये भेज दूंगा, आई विल सेंड यू द पीडीएफ. पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा. वो शंकराचार्य के एक्सप्लेनेशन के साथ है. और बेसिकली शंकराचार्य इज दी अथॉरिटी, क्योंकि और दूसरे लोग तो अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ कुछ डाइल्यूशन. अब जब डाइल्यूशन होता है तो फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एक्चुअली क्योंकि भगवान कह रहे विषय हैं और वो अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी में कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए. मतलब बिकॉज गड़बड़ हुआ तो फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अगर एक वर्ड अगर किसी को कंफ्यूजन हो जाए तो क्या होगा, वो फिर पूरी बेंच बैठती है कि भाई इसका क्या एक्सप्लेनेशन. सो इट इज़ लाइक दैट कि भागवत गीता या उपनिषद में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और कोई दूसरा ये था कि हमारे अपने अनुभव जो शुरू में हम लोगों ने अटेम्प्ट करी, एक्चुअली जैसे ये जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक्चुअली ये किताब मैंने आज से 10 साल पहले कोशिश की थी पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के बाद मुझे नहीं समझ आ रहा था. मैं वहां तक पहुंचा था जब गुरुजी सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा था. आपको बताऊं कि ये सब कैसे प्रैक्टिकली संभव है, तो मैं उसे पूरा नहीं पढ़ पाया था. गीता को भी मैंने कई बार अटेम्प्ट करी है कहना चाहिए, बट नहीं समझ में आती है. जब प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं वो तो एक्चुअली अगर छोटी-छोटी आपको चीज नहीं समझ समझ में में आ रही आती तो है. आपको नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप अच्छे स्टेट में हैं. मैंने तो 90% लोगों को बोला कि हाँ भगवत गीता समझ में आ गई.
और एक एक दूसरे अध्याय का मतलब एक श्लोक आप उनसे पूछ दे तो उनका एक एक वर्ड जो है वो समझ में उनको नहीं आया कि वो कह या क्या रहा है। ठीक है। एक तीसरा सवाल मेरा थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड था हाँ कि हाँ। अब तो ये बोसोन थ्योरी, एनर्जी पार्टिकल वाली थ्योरी आ गई है। शुरू में आत्मा और शरीर को उतना रिलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब तक शरीर तो फिजिकली दिखता है, आत्मा तो दिखती ही नहीं है, आपको स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। बट क्या ये बोसोन जो एनर्जी पार्टिकल की थ्योरी है, इससे कहीं हम रिलेट कर पा रहे हैं कि आत्मा को समझने में कि आखिर वो बिल्कुल है क्या? बिल्कुल, एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको समझ में आता है जी तब ये जो आत्मा वगैरह आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। वेदांत इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता और इसलिए लोग भाग जाते हैं। जी आप उनको पढ़ाना शुरू करें या वो कुछ भी बताना शुरू करें तो सबसे पहले वो दो चार सुनेंगे, उसके बाद लगे पता नहीं क्या ये बकवास चल रही है, तो भाग जाते हैं वो। आप देखिए जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसे अब एनर्जी इसकी बात जो चल रही है, तो आई विल गो बियॉन्ड दैट कि पार्टिकल्स कहाँ से पैदा होते हैं, हम्म, ये स्पेस कहाँ से पैदा, टाइम कहाँ से पैदा होता है, ये जो है वो सबसे जो सर्वमान्य जो अभी जो मतलब थ्योरी है वो है 1960s में ये थ्योरी आई थी। और ये है आपकी स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि मतलब कोई भी जो एग्जिस्टेंस है, पार्टिकल का कोई भी पार्टिकल, सब पार्टिकल है या फिर आपका एनर्जी है, ये टाइम है या स्पेस है, जो कुछ भी है, ये सब पैदा होता है मतलब वाइब्रेशन से। अच्छा ठीक है। और ये जो वाइब्रेशन है वो जो हमारा मेंटल कंसेप्ट है वो क्या सोच रहा है अभी कि कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, हम्म, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। चीज पैदा होगी, वाइब्रेशन पहले है। अच्छा समझिए यहाँ पे। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये साइंस कह रहा है। ठीक है। तो वाइब्रेशन जो है वो प्योर वाइब्रेशन है, मतलब वो किसी चीज का वाइब्रेशन नहीं है, वाइब्रेशन एग्जिस्ट करता है। और वो जो वाइब्रेशन है वो डिफरेंट मोड्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और इनफाइनाइट मोड्स, मतलब बहुत सारे मोड्स हैं, वैसे तो दिया हुआ है कुछ खास, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो मतलब उसी से जो है वो सारे सब पार्टिकल्स आते हैं, उसी से एनर्जी आती है, उसी से टाइम आता है, उसी से सारे के सारी चीज़ें, लॉज ऑफ जो नेचर है उसी के अंदर कंटेंट है कि कैसे कोई चीज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा, या इस तरह का अगर अरेंजमेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा तो उस किस तरह का उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो किस तरह का होगा। जितने भी फोर्सेज हैं वहाँ से एराइज होते हैं, जो लॉ, जितने भी फोर्सेज हमारे यहाँ हम ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो कुछ भी है, दिस ऑल एक्चुअली ऑल द लॉज ऑल दी, मतलब ये अ, दुनिया कैसी दिखेगी क्या है, ये सारी संभावनाएं वहां पे जाके रुकती हैं। ठीक है। दिस इज व्हाट स्ट्रिंग थ्योरी सेज। और अगर हम देखें वेदांत क्या कहता है, अगर आप वेदांत का जो मैंने कहा मांडुक्य उपनिषद में हर चीज जो है वो काफी डिफिकल्ट है, तो जो सब पहला श्लोक है वही ये कहता है कि जो कुछ भी आपको आज दिख रहा है या पहले था या कल कभी होगा, मतलब टाइम से परे भी जो है, ये तीन चीज तो टाइम के अंदर है। जो कल हुआ था, आज जो है और कल जो होगा, ये तीन टाइम के अंदर में है। यहीं तक नहीं रुकता है मांडुक्य। मांडुक्य कहता है कि जो इस टाइम से परे है, मतलब जहां पे टाइम नहीं था या जब टाइम नहीं होगा, जब वो स्टेट है, ये सब का सब जो है वो वाइब्रेशन है। वो कहता है कि ओम है। ठीक है। और ओम एक्चुअली कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा का शब्द नहीं है। ओम एक्चुअली एक वाइब्रेशन है जो जब हम अपने हार्ट कॉन्शसनेस पे जब हम होते हैं, मतलब जब आपका एक्चुअली हमारा जो सेंटर्स ऑफ कॉन्शसनेस है वो मूलाधार चक्र से शुरू होता है और फिर सहस्रार तक जाता है। ठीक है। तो मूलाधार चक्र हुआ, स्वाधिष्ठान चक्र हुआ, मणिपुर चक्र हुआ, ये तीनों चक्र जो हैं वो इस वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, यहाँ पर कि ये फोनोमिनल वर्ल्ड है। जब आप फोर्थ स्टेट पे जाते हैं, मतलब फोर्थ जो सेंटर ऑफ कॉन्शसनेस वो जब एक्टिवेट हो जाता है, मतलब ध्यान लगाने से, कर्म से, ज्ञान से, गुरु की कृपा से, जैसे भी हो, या ईश्वर की कृपा से, जो जो वो फोर्थ जो चक्र है, जो कि हार्ट चक्र है, या उसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। अनाहत इसलिए बोला जाता है कि वहाँ वाइब्रेशन है, साउंड है, लेकिन अनाहत का मतलब जिसको स्ट्राइक नहीं किया गया है। अनाहत, आहत का मतलब स्ट्राइक करना, बिना स्ट्राइक के साउंड हो रहा है। ठीक है। तो वो जो है वो वाइब्रेशन हमेशा जो है इस पूरी दुनिया में या जो सटल वर्ल्ड में हर जगह है। और वो वाइब्रेशन मांडुक्य उपनिषद कहता है कि अलग अलग तीन मोड में है वो।
पहला मोड है ए या अ मोड में। मोड में जब वाइब्रेट करता है तो ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड जहां पर कि हम ग्रॉस चीजों को देखते हैं, उन चीजों को वो क्रिएट करता है वो। ठीक है। दूसरा है यू मोड ऑफ वाइब्रेशन, जो है वो सटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है। ठीक है। एक एम मोड ऑफ वाइब्रेशन है जहां पर कि सिर्फ एक ही वाइब्रेशन है, एक ही वहां पे थॉट है कि आई शुड बी मेनी, और वो जो है वो कंट्रोलर है, वहां से सबकी ये दोनों वर्ल्ड एराइज होंगे। ठीक है। तो वो जो एम मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो गॉड का स्टेट है। तो जो भी आपको दिख रहा है ये तीन स्टेट में है, और ये तीनों जब वाइब्रेशन शांत हो जाएंगे, जबकि वाइब्रेशन रहेगा ही नहीं, वो भी एक स्टेट है। और तो सारा जब वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा तो फोर्थ स्टेट आएगा। उसका जो नाम भी नहीं है, क्योंकि उसका नाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसको फोर्थ कहा गया। क्योंकि नाम देने के लिए कुछ ना कुछ हमको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, वर्ड्स देना पड़ेगा। वर्ड्स तो पैदा ही नहीं हुए अभी, मेंटल कंसेप्ट देना पड़ेगा। तो मेंटल कंसेप्ट और वर्ड जहां से पैदा होते हैं, वहां के पहले का स्टेट जो है, जो बिल्कुल मतलब इनिशियल स्टेट है, जो कि फर्स्ट स्टेट है और सबका ओरिजिन है, वो फोर्थ स्टेट है। इसलिए उसको फोर्थ कहा गया। तुरिया का मतलब फोर्थ होता है। ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी कोरिलेट करता है। तो जो आप कह रहे हैं, बेसिकली जैसे जैसे आप डीप में जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के, आपको बिल्कुल एक और आपको उदाहरण देता हूँ। आप तो उस क्लास में नहीं थे और ये प्रवीण भी नहीं था। जैसे कि आप देखिए, ये काफ़ी पुरानी फिनोमेना है, मतलब 1960s के आसपास की फिनोमेना जो ऑब्जर्व की गई थी, उसमें ये कहा गया कि साहब, जो ये जो लाइट है वो दो तरह से बिहेव करती है। मतलब उसके तो उसने क्या किया कि मतलब एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो है वो फोटोन क्रॉस कराया। ठीक है। तो नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्रॉस कराया। फोटोन में तो पहले था, कि मतलब लाइट का तो बाद में आया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन पास कराया, और ये जाना जाता है कि ये कैसा पैटर्न बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब दोनों से पास हुआ, उन दोनों का चूंकि मतलब फेज डिफरेंस सेम था, तो उन्होंने इंटरफेरेंस किया। जब मतलब सेम वेव जो है सेम स्पेक्ट, तो आपस में इंटरफेरेंस पैदा होगा। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, तो ये फेज, तो ये मतलब वेव में कैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने उस समय ये थ्योरी निकाली कि साहब ऐसा है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब डुअल नेचर है उनका, मतलब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, एंड दे आल्सो एक्ट एज वेव। ठीक है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। 1980s में या उसके मतलब उसके आसपास में कभी एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। उनके दिमाग में एक बात आई कि भाई ऐसा है कि ये चेंज कहाँ होता है, उसको मैं ट्रैक करूंगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पास करा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक कैमरा लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा लगा दिया कि वो ये देखे कि पार्टिकल वेव में कब कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो जब कैमरा लगाया गया और कैमरा की जो तस्वीर आई, तो सबके होश उड़ गए। उसमें वेव पैटर्न नहीं बन रहा था। उसमें क्या हुआ कि जब कैमरा लगाया गया तो जो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि वहां पे सफेद मतलब वो इंटरफेरेंस और वेव पैटर्न के बजाय वो सफेद, वो बिल्कुल पट्टी थी। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन गया तो उसने जो है वो बिल्कुल दो अलग अलग बैंड बनाए, मतलब स्ट्रेट वर्टिकल बैंड्स। तो अब उसके लिए सबका ये इसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं था कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक कैमरा नहीं लगा, कैमरा कहीं इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो किसी प्रोसेस में नहीं है। कैमरा इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कैमरा इज नॉट, कुछ नहीं कर रहा है। कैमरा सिर्फ वॉच कर रहा है, एक विटनेस है। तो एक विटनेस को लगाने से वो क्या कर रहा है वो भी उसको पता नहीं, क्योंकि अगर हम तो मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अनकंसियस स्टेट है, उसके पास कंसियसनेस है ही नहीं, तो उसको कैसे पता ये क्या हो रहा है। आज तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट के पास नहीं। उन्होंने कहा ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है। उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर। ठीक है। तो चूंकि ऑब्जर्वर वहां पे हमने रख दिया, कैमरा को लगा दिया, दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉन है इट हैज स्टार्टेड बिहेविंग एज पार्टिकल। ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि मतलब देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, मतलब सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर
तो ये जब हम कैमरा लगा देते हैं तो इट एक्चुअली कोलैप्सेज इनटू वन प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ एज पार्टिकल। अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ उन्होंने वर्ड बनाया अपना और एक थ्योरी बना दी। लेकिन अगर हम वेदांत की दृष्टि से अगर हम एनालाइज करें कि आखिर इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बिहेव कर रहा है, उसको बिहेव करना है कैसे वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना है या उसको उसको इसकी तरह बिहेव करना है। जैसे भी बिहेव करे हमें कोई मतलब नहीं, उसको ड्यूअल नेचर से ही बिहेव करना है कि भाई अगर हम मतलब डबल स्लिट से क्रॉस करेंगे तो हम वेव की तरह काम करेंगे, ठीक है करो, ठीक है। लेकिन वो किसी खास में जब हमने कैमरा लगाया तो जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि कोई हमें देख रहा है, कोई कैमरा है वहां लगा हुआ, तब तक वो अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर रहा है। जैसे अगर हमने कोई भी एजेंट है जो कि उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंडेंट ऑन सर्टेन चेंज ऑफ फैक्टर, ठीक है, तो उसको तो पता होना चाहिए ना कि हाँ फैक्टर चेंज हो गया है। जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा तब तक कैसे वो मतलब अपना बिहेवियर चेंज करेगा, तब तक तो उसको सेम चलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ये पता है कि कैमरा है या कैमरा नहीं है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि अभी तक जो हमारा साइंस का ये मानना है कि कॉन्शसनेस सिर्फ हमारे अंदर है, पार्टिकल्स में नहीं है, इसमें नहीं है, वो गलत है। गलत है, वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा जो वर्ल्ड है वो सारा का सारा अनकॉन्शियस नहीं है, वो कॉन्शियस है। एवरीथिंग हियर इज कॉन्शियस। तो अगर आप जैसे इवन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी देखें, तो अगर मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे पर क्या लगाना, ठीक है ना। अब उसका मास जो है वो m है, m1 है। हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं पे लाते हैं और कहाँ रखते हैं ये हमारे ऊपर है। मतलब उससे हम कितनी दूरी पे रखेंगे वो एक्चुअली कोई ये नहीं है कि आप उसको 5 मीटर के अंदर में रखें, 2 मीटर के अंदर में रखें, या एक आप उसको लाख्स ऑफ किलोमीटर दूर रख सकते हैं। आप कहीं भी रखेंगे इमीडिएटली एक फोर्स जो है वो एक्ट करना शुरू कर देता है और ये दोनों लगाना शुरू करते हैं। जो पहला ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों इस फोर्स को जनरेट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर ये फोर्स मैथमेटिकली जनरेट हो रहा है, जो कि हम लोग सब जानते हैं कि मैथमेटिकली बिल्कुल उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब g इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर, एवरी साइंस को जो पढ़ा हुआ है उसको पता है। अब सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट वहां पे हैं और तो कुछ है नहीं वहां पे, और कोई एजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को इस लॉ का पता होना चाहिए। दूसरा, अपना मास पता होना चाहिए, m1 मालूम होगा तब तो, तभी कितना लगेगा फोर्स पे पता कितना लगेगा। फोर्स लगाना है तो m1 पता होना चाहिए। दूसरा m2 ही पता होना चाहिए कि दूसरे का मास कितना है। आप देखिए वो लाखों किलोमीटर दूर है, उससे पता नहीं, उसको जैसे ही आप लाया उसको पता चल गया। दैट मीन्स एवरी entity in this world is aware of existence of any other entity in this world, whether it is visible or not visible। आप यहां पे है या कहां है उससे कोई मतलब नहीं है। as soon as anything comes into existence it is known to all the things in the world। जैसे गौर साहब का एग्जिस्टेंस सिर्फ गौर साहब को पता नहीं है, मुझे नहीं पता है। एवरी पार्टिकल ऑन दिस अर्थ इज अवेयर कि गौर साहब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब उससे और आगे अगर हम जाते हैं, जो क्वांटम इंटेंगलमेंट जिसके ऊपर अभी अभी नोबेल प्राइज मिला है 2024 का, ठीक है, उसने इस चीज को, जो वेदांत की थ्योरी है, उसको और साबित कर दिया। उसने टाइम एंड डिस्टेंस को ही कोलैप्स कर दिया। अभी तक जो है ये कहा जाता था कि इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड मैक्सिमम एट द स्पीड ऑफ लाइट, जो आइंस्टीन का रूल है। आइंस्टीन कहता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको वायलेट आप नहीं कर सकते। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैनॉट बी ट्रांसमिटेड मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज द अल्टीमेट स्पीड दैट वी नो इन साइंस। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट, अगर मेरे ख्याल से सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है?
कि क्या हाँ फिनोमेना? नहीं, वो ये वाला नहीं पता है एक्चुअली हाँ, आई आपके। टेल यू कि क्या उसमें होता है। उसमें क्या है कि दो पार्टिकल को, जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन को हम पेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि उसका कुछ ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर करके एग्जैक्टली कैसे किया जाता है वो पता नहीं है, बट फिजिकली उनका जो जो कंडीशन है वो चेंज किया जाता है एक साथ। अच्छा। तो उस खास प्रेशर, उस खास टेम्परेचर, उस खास इसमें जो भी कंडीशन उनकी क्रिएट की जाती है, वो दोनों जो पार्टिकल हैं, दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, लेट अस एज्यूम दैट दे आर इलेक्ट्रॉन्स, वो आपस में पेयर बना लेते हैं, इंटेंगल्ड हो जाते हैं एक दूसरे से। अच्छा। अब आप क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके कहीं और ले जाएं। हम यहाँ बैठे हुए हैं रांची में, और उठा करके हम यहाँ से अमेरिका में कैलिफोर्निया के किसी स्टेट में ले गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग सभी जानते हैं कि वो स्पिन करता रहता है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए पार्टिकल विच इट इज आइडल। तो वो जो है वो मान लीजिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है। तो अगर दोनों साथ साथ रहेंगे तो क्या होगा? एक क्लॉक करेगा, दूसरा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तभी ये एंटेंगल रह पाएंगे। ये रूल है, ठीक है ना। तो अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से दोनों जो है वो अपनी डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब आप जो है एक यहाँ पे जो था, सपोज ये क्लॉकवाइज कर रहा था, और जो हमने कैलिफोर्निया हम ले गए वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिचुएशन बदल दें यहाँ पे, ताकि एक जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है रांची में, वो क्लॉकवाइज के बदले एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। जैसे ही आप ये करेंगे यहाँ पे, ऑटोमेटिकली इमीडिएटली विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, अच्छा। कैलिफोर्निया में जो आपका जो पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवर्स हो मूव करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, एज इफ देर इज नो लोकेलिटी। मतलब लोकल फिनोमेना इसको बोलते हैं कि मतलब इसमें है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ स्पेस इज ए कांस्टेंट। जाएगा, डिस्टेंस ही क्लैप्स कर गया वैसे। डिस्टेंस कोलैप्स कर गया, एग्जैक्टली exactly। मतलब इमीडिएटली इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि हर जगह हर चीज को पता है। इसका मतलब आज तक जो हम मान रहे थे कॉन्शसनेस, मतलब जो है जो जो वेदांत कहता है कि दुनिया में सेपरेशन है ही नहीं, सिर्फ प्योर एग्जिस्टेंस है, कॉन्शसनेस है जो कि इसको मैनिफेस्ट कर रहा है हर चीज में, डिफरेंसेस में। और चूंकि वो कॉन्शसनेस है, कोई स्पेस नहीं है, अलग टाइम नहीं है, ये सब सिर्फ फिनोमेना है। टाइम स्पेस जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब फिनोमेना है। इसका मतलब जो एसेंस है, जो कॉन्शसनेस है, वो एक है। और चूंकि वो एक है, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीजें उसको पता है, बिकॉज इट इज कॉन्शसनेस। नरेश, हाँ। यहाँ पे सी एक जो हम लोग गीता में पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस ये है कि जैसे हम अपने पुराने कपड़ों को छोड़ते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। हम्म। ये बहुत ही कॉमन ये हम लोग लेते हैं आत्मा को समझने के लिए। हम्म। बट गीता के चैप्टर 2.24 में तुम्हारे पास है क्या? कैन यू? नहीं नहीं, मेरे पास है। आई आई नो दिस। मैं बिना उसके बात। 2.24 में तुम देखोगे, हाँ हाँ। 2.24 में एक जगह कहा गया कि आत्मा स्थिर और अचल। हम्म। नो दैट आई कैन कोरिलेट विद दिस, अभी जो तुमने एग्जांपल दिया, बिकॉज हमको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो हम्म, आप उसको स्थिर और अचल कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल। बट अभी जो तुम बोल रहे हो, दैट मीन्स कि देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम, देयर इज नथिंग कॉल्ड डिस्टेंस, हाँ एवरीथिंग इज हैपनिंग नाउ हियर। हाँ। तो उस हिसाब प्रवीण, से यहाँ पे आत्मा हम लोग स्थिर क्या कर स्थिर रहे हैं और ना, अचल देखो, हो जाता है। यहाँ पे प्रवीण ऐसा हो रहा है ना कि हम लोग दो अलग अलग स्टेट्स को मिला रहे हैं, इसलिए ये सारा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, एब्सोल्यूट स्टेट को देखना है तो एब्सोल्यूट की तरह देखो, रिलेटिव को देखना है तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो ये कंफ्यूजन हमेशा होगा और कभी समझ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एब्सोल्यूट स्टेट में कहीं कोई नहीं जा रहा है, कहीं है ही नहीं कोई जगह, तो जाएगा कहाँ? कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर वो यहाँ से। लेकिन अगर आप रिलेटिव एग्जिस्टेंस में आएंगे तो होता क्या है कि ये जो आत्मा है वो अपने ही नेचर में, नेचर के 8 एलिमेंट्स बनाती है, क्योंकि उसकी डिजायर है उसको देखना। जैसे ड्रीम स्टेट में क्या होता है, आई विल टेल यू कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे हम जब सोते रहते हैं, ड्रीम देखते हैं, ठीक है, तो हमारा जब ड्रीमर कौन है? एक ही ड्रीमर है, उसका एक ही कंसिस्टेंस है, इनफाइनाइट कंसिस्टेंस तो हमारे अंदर नहीं है। लेकिन जब मैं ड्रीमिंग करता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं तो हूं ही वहां पे, प्रवीण भी वहां पे है।
वहां पे गौर साहब हैं, वहां पे सीमा जी भी हैं। तो ये जो अलग अलग जो दिख रहा है, वहां पे प्रवीण जो है वो प्रवीण की तरह एक्ट करता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे करना है। देखिए, ड्रीम में साइंस ये कहता है कि वो आपका जो है वो, मतलब जो आप देखते हैं, मतलब फिनोमेना, उसको देख हाँ, करके वो कहानी वो गढ़ी आप, जाती है। हाँ, वो आपका आपका वर्ल्ड है दिमाग, दूसरे दूसरे आपका दिमाग खुद गढ़ता है। हम्म, भैया, मेरा अगर दिमाग मैंने खुद अगर गढ़ा हुआ है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रवीण जो है कैसे काम करेगा। अगले अगले मोमेंट में प्रवीण क्या करने वाला है मुझे पता होना चाहिए, या ड्रीम में क्या होना चाहिए वो तो पता होना चाहिए। हम्म, हम्म, लेकिन मुझे नहीं पता रहता कि प्रवीण क्या करने वाला है। और प्रवीण तो मेरा फ्रेंड है, आई एम नॉट अफ्रेड। लेकिन मान लो वहां पे कोई दुश्मन भी तो क्रिएट कर रहा है। हम्म, ड्रीम में कई बार आपके दुश्मन क्रिएट होते हैं और वो आपके ऊपर अटैक भी करते हैं। अगर मैं कहानी लिखूंगा तो मैं अपने ऊपर ही अटैक करवाऊंगा क्या? इसका मतलब जो मैं है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके अलावे एक दूसरी चीज है जो कि वो प्रवीण को क्रिएट कर रही है, जो कि मेरे दुश्मन को क्रिएट कर रही है, जो सांप क्रिएट कर रही है, जो आग क्रिएट कर रही है, जो स्पेस क्रिएट कर रही है, जो टाइम क्रिएट कर रही है। वो कोई और एजेंसी है। मतलब जो आई कह रहा है वो अल्टीमेट रियलिटी मेरे अंदर नहीं है। वो उसके अंदर की एक सब्जेक्टिव रियलिटी है जो कि ओनरशिप ले रहा है, वो एजेंटशिप ले रहा है कि मैं एजेंट हूं उसका। जो एसेंस है उसका मैं एजेंट हूं, आई। लेकिन अल्टीमेटली वो एग्जैक्टली सही नहीं है। उसके अंदर कुछ और है। और वो है आपका कंससनेस, वो रिफ्लेक्टेड कंससनेस उसको कहा जाता है। कि द प्योर कंससनेस रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ इनटू इट्स माया। मतलब इनके जो 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट में 3 एलिमेंट सबसे पहले आते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है? तो ये जो मन है, मन का मतलब होता है जो तुम्हारे डीप इंप्रेशंस हैं, जो हमने दिन में गैदर किए, पिछले पास्ट लाइफ में गैदर किए, जितने कर्मा हैं, ये सब जो हैं वो तुम्हारे मन में स्टोर्ड होते हैं। ठीक है? मन का काम है ऑब्जर्व करना और स्टोर करना। तो ये सारे जो इंप्रेशंस होते हैं, इन इंप्रेशंस के आधार पे अब जो प्योर कॉन्शसनेस जो है वो बैकग्राउंड में है, वो एक्चुअली स्क्रीन है जो हमारे अंदर भी है। ठीक है? स्क्रीन के ऊपर पहले क्या होता है, जब वेकिंग स्टेट में अभी सिर्फ एक ही उसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब एक आई जन्म ले रहा है जो कह रहा है कि मैं नरेश हूं। लेकिन वही जो पर्दा है, जो स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन है, ठीक है ना, और उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग मन लेती है, अलग अलग बुद्धि लेती है, अलग अलग हिस्से लेती है, वो ले करके और क्रिएट कर सकती है। आपके ही डेटा लेती है, ऐसा नहीं कि वो बाहर से ले रही है, मेरे मन का डेटा लेती है। ठीक है? मेरे ही तरह का जो है वो लेता है। लेकिन वो बिल्कुल अलग एजेंट बना देता है। मतलब एक ही कंससनेस अलग अलग इंडिविजुअलाइज कंससनेस में क्रिएट हो जाती है। ये ड्रीम फिनोमेना है जो कि हर, आप उसको जितना डिटेल में, जितना गहरा तुम सोचोगे कि आखिर ऐसा क्यों है, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कॉन्शसनेस का एक एट्रीब्यूट है, उसका एक प्रॉपर्टी है। वो ऐसा कर सकता है। बिल्कुल डिफरेंट, मतलब उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट। आप ऐसी चीजों को देखते हैं, जैसे अभी हम, कल का ड्रीम है मेरा, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि मतलब बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, और एक काफी बड़ा मैं मतलब हाइट पे मेरा फ्लैट है। मेरा फ्लैट तो सबसे लोएस्ट इस पे है, लेकिन उस ड्रीम में मैं इतने काफी बड़े ऊंचे फ्लैट पे हूँ। और वहां से बड़ी अजीब सी चीज दिखलाई पड़ी कि वहां पे जो, मतलब है ना, मतलब मछलियां जो हैं वो तैर रही हैं हवा में। ओहो, वेरी नाइस। तो आप देखिए कि अगर मैं उसको क्रिएट करूंगा तो सर्टेनली आई विल नॉट क्रिएट ए मछली फ्लाइंग इन एयर, राइट? तो देर इज समथिंग जो कि एक्चुअली जो आई कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, वो एक्चुअली गलत है। देर इज सम फ्लॉ इन दैट। इसके पीछे कंससनेस है। और जो कंससनेस है वो एक ही कंससनेस है, वो इंडिविजुअलाइज अलग अलग कंससनेस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। वेकिंग कंससनेस में भी अभी जिसे जो एक फिनोमेना क्रिएट हो रहा है, कि जैसे प्रवीण का क्रिएट हो रहा है, या मेरा क्रिएट हो रहा है, गौर साहब का हो रहा है, सीमा जी का हो रहा है, ये उसी तरह से हो रहा है। एक बड़ा सा कैनवस है और इस कैनवस पे अलग अलग हम लोग एंटिटी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है? और इसके ऊपर ग्रॉस जो जो है 5 और एलिमेंट हैं वो ऐड हो गए हैं, क्षिति जल मन के पाताल ऊपर। गगन समीर। ठीक है? तो एक अलग, बिल्कुल अलग तरह का आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है। अंदर अगर जाओगे तो उससे भी अब क्या होगा कि ये जो मन है, बुद्धि है, जो अहंकार है, ये तीनों मिला करके एक सूडो एंटिटी क्रिएट करते हैं।
मन बुद्धि और ये अहंकार मिला करके एक सूडो एंटिटी, एक नरेश का एक अलग एंटिटी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब ये तीनों नेचर के पार्ट हैं, इनर्ट हैं, ये अपने से कुछ नहीं कर सकते, इनको एक रिफ्लेक्शन चाहिए, जो प्योर कॉन्शसनेस के रिफ्लेक्शन के बिना ये तीनों काम नहीं कर सकते। लेकिन जब प्योर कॉन्शसनेस इनके ऊपर पड़ता है, मन बुद्धि और अहंकार पे, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक इंडिविजुअल की तरह काम करते हैं। और वहां पे ये फेनोमेना शुरू होता है रिलेटिव स्टेट में, कि मतलब एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाती है, या एक मतलब अलग अलग इसमें जो है वो करती है, ये रिलेटिव, तब ये सारा का पूरा दुनिया ही जो है वो आपको मतलब क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि मतलब एक एब्सोल्यूट स्टेट में है जहां पर कि वो कहा जा रहा है, जो तुम्हारा चौथा जो जब भगवान कहते हैं कि मतलब आत्मा अचल है, स्थिर है और कहीं नहीं जाती है और क्या है वो सब, तो वो एब्सोल्यूट स्टेट में है। और वो मतलब उसके एक्सपेंस में नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव स्टेट है, इट इज नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट। एब्सोल्यूट स्टेट हमेशा रहता है, उसके ऊपर सिर्फ जो है मतलब पर्दे के ऊपर सिर्फ फिल्म आ रही है, वो लाइट जो है वो डांस कर रही है, दैट्स ऑल। हम्म। पर्दा वही है। जैसे सनरेज हमें पॉट में दिखती है, पानी में दिखती है, हाँ, सनरेज। जो सीमा जी बता रही है, एक्चुअली जो वेदांत में इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि एक सन है और वो पानी के अलग अलग बर्तन में गिर रहा है, मतलब और वो अलग अलग इतने सारे सूरज क्रिएट कर रहा है, हर पॉट में लगता है कि एक सूरज है। उसी तरह से हम लोग एक पॉट की तरह हैं, उसको घट घट इसलिए कहता है, घट घट वासी रे, घट का मतलब होता है घड़ा। तो हम लोग उस पानी के घड़े की तरह हैं, और वहां पे एक्चुअली जो आत्मा है जो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये आत्मा का बड़ा अजीब सा प्रॉपर्टी है, जो इसलिए ये कहा जाता है कि माइंड के हर कंसेप्ट से परे है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, इसके ऊपर आपने बताया मन के ऊपर क्या क्या कौन कौन सी परत चढ़ती है फिर? हाँ, बुद्धि, अहंकार। नहीं देखिए, ये सारा का सारा चक्कर मन का है। हाँ। जो आपका माइंड। जो बुद्धि है, वो हालांकि मतलब इससे नहीं हो रहा है, लेकिन वो जैसा आपका मतलब मन होगा, जैसा आपका संस्कार होगा, जैसे आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको कैसी बुद्धि मिलेगी, कैसा आपका अहंकार होगा, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो बेसिकली सबका जड़ जो है वो मन है। ठीक है ना? तो ठीक ये है। जो अहंकार है वो भी सेम नहीं रहता है, मतलब अहंकार जो है वो रूप बदलता रहता है। जैसे जैसे अभी मैं नरेश की तरह बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे बहुत जोर से अगर माथे में चोट लग जाए, तो पता नहीं मैं क्या किस तरह से बिहेव करूंगा। ठीक है, मेरा जो कंसस मतलब आई का कंसस्टेंस ही हो सकता है गायब हो जाए, मैं कोमा में चला जाऊं, या फिर मैं किसी और की तरह बिहेव करने पागल हो जाऊं, तो आई विल नॉट बी एक्टिंग लाइक नरेश। तो यहाँ आई बदल गया, क्योंकि उसका जो स्टेट है, उसको जो इंटरप्रेट करने वाला जो ब्रेन है, क्योंकि ग्रॉस वर्ल्ड में हम हैं, तो वहां पे जो इंटरप्रिटेशन है वो उसका डिफेक्टिव हो चुका है, और वो कुछ और ले रहा है डेटा, और अलग तरह से बिहेव कर रहा है, डिरेंजमेंट हो गया है। मैंने बताया था कि ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व्ड है, इन दोनों का सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। ठीक है। तो ये जैसे अगर आप जब जैसे अभी जैसे अगर हमारा डेथ हो जाए, तो आई विल नॉट बी बिहेविंग इन द सेम मैनर दैट आई एम बिहेविंग राइट नाउ। शुरू में रहता है ऐसा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि मेरा जो अपने परिवार के प्रति जो मोह है, जो उसका जो प्रेम है, वो सब खत्म होता चला जाता है, क्योंकि चीजें बदल गई हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जब किसी इनकी मौत होती है, तो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उससे अटैच नहीं रखना। हमारे अंदर क्या होता है कि 10वें के दिन जब ये सारा कार्यक्रम खत्म होता है, 11वें 12वें के दिन, तो उस समय आप देखिए कि माहौल ऐसा रहता है जैसे हम विदा कर रहे हैं उसको, मतलब हम नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। आप देखिए, ये सिर्फ हिंदू धर्म में है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो आत्मा है उसको कहा जा रहा है कि ठीक है, नाउ हमारा खत्म हो चुका है, एंड आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने यहाँ पे हैं। फिर उनके बारे में हम रोना धोना बंद कर देते हैं। आप देखिए 11वें के दिन कहीं भी रोना धोना नहीं होता, और अगर कहीं होता है तो वो गलत है, क्योंकि उस दिन से आपको खुशी खुशी विदा करना है कि नाउ इट्स ओके, नाउ यू आर गोइंग, बी हैप्पी, जहां पे आप रहें खुश रहें। तो जो आई है, क्योंकि वो बदल जाएगा, अगर वो रहेगा यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि वो बेनिवोलेंट फादर है तो फादर की तरह काम करता रहेगा, सॉरी। वो कभी भी उसके अंदर कौन से, क्योंकि इस जन्म में तो वो फादर था हमारा, लेकिन उसके तो हजारों जन्म हैं।
कौन सा उसके अंदर का जो टेंडेंसी है कब जागृत हो जाएगा और वो किस तरह से बिहेव करेगा, दिस वी डू नॉट नो। दैट इज वाई ए सेपरेशन इज मेंटेन, कि आप जाएं अपने रास्ते पे जाएं, एंड वी प्रे दैट आपका जो आगे की यात्रा है वो सुखद हो। तो ये आई का जो आपका जो कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है कि मतलब किस तरह का आपका मतलब मन है। उसी तरह से आपकी बुद्धि भी उसी तरह से डायरेक्ट होती है। आपकी बुद्धि सात्विक रहेगी, राजसिक रहेगी, तामसिक रहेगी, क्या रहेगी, दिस ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन कि आपके संस्कार कैसे हैं, कैसे आपके सोच हैं, कैसे आपके कर्म हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस है। ये सारा चक्कर ही मन का है। जैसे ही मन ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ शांत हो जाए। मन नहीं रहेगा तो ये कर्म भी नहीं रहेगा, सारे कर्म के कर्म खत्म हो जाएंगे। ऑल द कर्मास विल गेट रोस्टेड। ठीक है, इफ नो अदर क्वेश्चंस आर देयर यू कैन स्टॉप इट हियर। नरेश जी, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मुझे आपने वर्चुअली एक रास्ता बहुत दिखा ही दिया, क्योंकि मुझे हमेशा एक तकलीफ होती है कि जब तक मैं वो फिजिक्स से रिलेट नहीं कर पाता हूँ तो शायद कहीं अप्रिसिएट नहीं कर पाता, और ये दुविधा हमेशा से रही। ऑल्दो एक बार मंदिर में मुझे एक अलग अनुभव हुआ। ये जो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, अच्छा अच्छा। वहां में गया था, एंड वो जो अनुभव था बिल्कुल अलग था। मतलब मैंने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि इतना ज्यादा शरीर जो है और दिमाग हल्का हो गया, ऐसा लगा जैसे कि एनर्जी आ गई हो, कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड जो मैंने उससे पहले कभी नहीं ऑब्जर्व किया था। तो इतना तो मुझे एहसास होने लगा था कि मतलब मंदिर जाने का आखिर पर्पस क्या है, क्यों लोग जाते हैं, क्यों मंत्रों से वहां पे, तो वो सब फीलिंग आने लगी। बट ये है कि जो आज आपने ये जो फिजिक्स की जो मुझे एक रास्ता दिखाया है इस सबको समझने का, वो मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा, और शायद रास्ता मिल गया है मुझे अब। नहीं, आप जितना ये क्वांटम मैकेनिक्स को जितना घुसेंगे अंदर और उसका जी क्वेश्चन करिए, डोंट सिट डाउन, जो कि वो वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पता नहीं क्यों कॉन्शसनेस को मानने से इनकार करते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शसनेस को पहले मान लीजिए, लेट अस हाइपोथेसाइज फर्स्ट, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है तो हम मान लेते हैं कि ये सही है, ठीक है। बिल्कुल। और उसके बाद आप एक्सप्लेन करने, आप देखेंगे जितना भी अनएक्सप्लेन्ड आज तक का जो मतलब साइंटिफिक जो फेनोमेना है वो सब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। हेलो, हेलो। हाँ, जय गुरु। हाँ, मैं अभी 5 मिनट में वो ओपन करता हूँ, ठीक है, राइट। तो वो काफी आसान है एक्चुअली, मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, जितने भी साइंटिफिकली एंड लॉजिकली जिनका ब्रेन ट्रेंड होता है, वी हैव बीन ट्रेन्ड टू थिंक इन ए सर्टेन वे, सर्टेन डायरेक्शन। वही और चीज। ये हमारे लिए स्पिरिचुअली एक्चुअली अगेंस्ट में काम करता है। जो सिंपल माइंड वाले हैं ये बड़े भाग्यशाली हैं, वो बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों को मान लेते हैं और उनका रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन हम जितना लॉजिकल होते जाते हैं, जितना साइंटिफिक अपने आप को साबित करते हैं, हमें उतनी दिक्कत आती है। लेकिन उसका रास्ता ही भगवान ने साइंस के थ्रू निकाल दिया। वो क्वांटम मैकेनिक्स में जाने से मेरे सारे फंडे क्लियर हो जाते बिल्कुल हैं। नहीं, बिल्कुल। तो काफी है ही। फिजिक्स का अगर अपन डीप में जाते हैं, इट इज वेरी रिलेटेड टू अपन स्पिरिचुअल हाँ उससे। हाँ, स्पिरिचुअलिटी मतलब वो उसकी फिर सारी बाद में थ्योरी, वेदांत को वैलिडेट करता है, वो जो हाँ, वो अध्ययन करता है। नेचर को एक्सप्लेन करता है, फिजिक्स को पूरा, नेचर करेक्ट। को पूरा करता है। पर आप ये बंद क्यों कर रहे हैं सफर? नहीं, एक्चुअली मैं भी काफ़ी बिजी हूँ, मुझे एक्चुअली टाइम मिलता नहीं है। अच्छा। और किसी को दिक्कत हुआ तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मतलब वी आर ऑल फ्रेंड्स फॉर इटर्निटी, कभी भी मैं अगर आपको, हाँ, आपकी आपकी राय जो है ना वो बीच बीच में आपको थोड़ा तंग करते रहेंगे। श्योर श्योर सर, मतलब देखिए, एक्चुअली जिसको वेदांत समझ में आता है उसके लिए इससे बड़ी खुशी नहीं मिलती है जो कि वो वेदांत को डिस्कस करे, क्योंकि ऐसे लोग ही दुनिया में कम मिलते हैं। तो आप लोग अगर इस वेदांत की चर्चा नहीं में हैं नहीं तो यू आर वन ऑफ द थाउजेंड्स, जितने लोगों को मैं जानता हूँ उसमें बहुत कम लोग हैं, मतलब जिनसे आप चर्चा कर सकते हैं, जो कि इसको समझ सकते हैं और अप्रिशिएट करें। बहुत सारे लोग हैं कि पता नहीं क्या चीज़ में लग गया है पर आजकल। मेरे को तो यही लगता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर यही चलता रहता तो इतना जो chaos है दुनिया में, ये नहीं होता। तो जरूरत तो है इसके डिस्कशन की, हाँ हाँ, अरे इसके बिना आपको, बहुत जरूरत मतलब आपको जो है दुनिया समझ में नहीं आएगी, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जितना दुख है ना, ये सारा है। बिल्कुल दुख से कॉन्ट्रास्ट लगती निकलने है। का, अगर मतलब हम तो अपने बच्चों को, मैंने वेदांत
पढ़ाया, जब देखा कि मतलब ये लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं और बिना बात के, मतलब मेरी बेटी और मेरे दामाद में जगह, तो मैंने उसको पहले वेदांत पढ़ाया। मैंने कहा पहले ये सीखो कि तुम हो क्या और ये चक्कर क्या है। और अभी बड़े प्रेम से सब रहते हैं, क्योंकि जब आप रियलिटी जान जाते हैं तो आप मतलब आपको लगता है ना कि क्या बेवकूफ़ी में पड़े हुए हैं यार, क्यों अहंकार लेके हम बैठे हुए हैं। तब आपको समझ में आता है कि ये अहंकार तो आपका मतलब क्या उल्लू बना रहा है आपको, और पता नहीं क्या क्या करवा रहा है आपसे। चलिए फिर। Good. Good. Thank you, Naresh. It was very enlightening. धन्यवाद Thank you. जी, थैंक यू। धन्यवाद सबको, नमस्कार।